Hello students, in this video we will continue further with this matter around us pure. Okay, so we will start off now with types of solutions. अब तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होता है. फिर हम लोगों ने मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी. फिर हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था. हम लोगों ने कहा था कि मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज होमोजीनियस. नाउ सॉल्यूशंस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं ना. एक होता है सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. हम लोग ये कहते हैं ना सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है. ओके, नाउ in this video we are going to start off with basically types of solutions. Now there are three types of solutions that are important for us. One is saturated solution, second one is unsaturated solution, and third one is supersaturated solution. Saturated solution. Now let's try to understand what does this mean. Now सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं saturated solution से. Let's say you have 100 ml of water. Okay, ml of water. And मान लो ये 100 ml of water में you can only dissolve 10 grams of sugar. Maximum जो sugar इसमें dissolve हो सकती है that is 10 grams of sugar. अब ज्यादा शुगर ऐड करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगी, वो नीचे सेटल हो जाएगी. ओके, सो दिस इज ये जो 10 ग्राम्स है दिस इज द बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर. शुगर इज नथिंग बट आवर सॉल्यूट. सो दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in solvent. Okay, so basically consider this, you have 100 ml water and इस 100 ml water में maximum आप 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकते हो. ओके, अब हमारे पास मैं आपको तीन सॉल्यूशंस देता हूं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. In all three cases, you have 100 ml of water, 100 ml of H2O, 100 ml of H2O. ठीक है, तीनों केसेस में we have 100 ml of water. Okay, now तीनों में शुगर डिसॉल्व्ड है बट अमाउंट ऑफ शुगर इज डिफरेंट इन ऑल थ्री केसेस. पहले केस में इट इज 8 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड. सेकेंड सोल्यूशन के अंदर मान लो 10 ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड एंड थर्ड केस में 12 ग्राम्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड. ओके, ना आपका डाउट ये होगा कि 12 ग्राम्स डिसॉल्व ही कैसे हो सकती है. सर ने जब कहा था कि 10 ग्राम ही मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में. ओके, नाउ फर्स्ट फोकस ऑन दिस सोल्यूशन. मैक्सिमम आप 10 ग्राम्स डिसॉल्व कर सकते हो ना. यू हैव टू रिमेंबर दिस, मैक्सिमम शुगर या मैक्सिमम सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. ओके, सो लेट मी राइट दैट solubility depends on the temperature. Okay, so since we know that solubility depends on the temperature, so मान लो कि ये जो हम लोगों ने नंबर दिखा है कि 10 grams of sugar is the maximum amount of sugar that can be dissolved, so it will be at a particular temperature. Let's say it is at 25 degrees Celsius. Okay, so 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो आपके पास 100 ml वाटर है तो उसमें मैक्सिमम 10 ग्राम शुगर आप डिसॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नाउ यू हैव थ्री सॉल्यूशंस. ऑल थ्री सॉल्यूशंस आर एट 25 डिग्री सेल्सियस. Okay, now in this solution only 8 grams of sugar is dissolved. In this solution 10 grams of sugar is dissolved. In this solution 12 grams of sugar is dissolved. Now if you look at this solution, इसमें मैक्सिमम आप 10 ग्राम्स डिसॉल्व कर सकते हो बट अभी फिलहाल 8 ग्राम्स ही प्रेजेंट है ना.
So 2 more grams can also be dissolved in this. So ऐसे टाइप के solution को कहा जाता है unsaturated solution. Unsaturated solution. Unsaturated solution के अंदर क्या होता है? Less amount of solute is present. Okay, let me write. Less amount of solute is present. It's present. ठीक है. Now, when you have this 10 grams of sugar is dissolved in 100 ml of water, तो मैक्सिमम 10 ग्राम्स आप डिसॉल्व कर सकते हो और उतना सारा का सारा 10 ग्राम्स प्रेजेंट है, तो इसमें और आप शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते. तो दिस इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, इससे ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता. And finally you have 12 grams of sugar dissolved in 100 ml of water. अब मैक्सिमम 10 ग्राम से डिसॉल्व हो सकता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा ग्राम्स डिसॉल्व है ना, बिकॉज 2 एक्स्ट्रा ग्राम्स डिसॉल्व है, ये अनस्टेबल सोल्यूशन है. इट्स लाइक दिस, इमेजिन करो कि आप मैक्सिमम आपके हाथों में उतनी ताकत है कि आप 20 किलो उठा सकते हो, एंड मैं समहाउ आपके हाथों में 22 किलो रख दूं, तो क्या होगा? आप कुछ ना कुछ गिरा दोगे ना. अब जो भी एक्स्ट्रा वजन है आप गिरा दोगे. तो सेम चीज होगा यहाँ पे. 12 ग्राम्स अगर जो आपने डिसॉल्व किया हुआ है, एंड मैक्सिमम हमें पता है कि 10 ग्राम से डिसॉल्व हो सकता है, तो जो एक्स्ट्रा 2 ग्राम्स है, दैट एक्स्ट्रा 2 ग्राम्स विल गेट प्रेसिपिटेटेड. जो भी एक्स्ट्रा 2 ग्राम्स है वो नीचे ऐसे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. सो यहां पे मैं कहूंगा कि दिस बिकम्स योर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. I'll say more amount of solute is dissolved. Is dissolved. More, yeah, the correct word is extra. Therefore, it will get precipitated. Get precipitated. ठीक है. प्रेसिपिटेट मतलब जो डिसॉल्व्ड स्टेट में है वो नीचे ऐसे अनडिसॉल्व्ड स्टेट में आ जाएगा. समझ में आया आपको? अब योर क्वेश्चन इज, सर अगर जो 10 ग्राम्स डिसॉल्व हो सकता है तो 12 ग्राम्स कैसे डिसॉल्व हुआ होगा? ओके, सो ये करने का तरीका ऐसा है कि हमें पता है ना, ये 10 ग्राम्स डिसॉल्व हो सकता है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे. अब अगर जो आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, इफ यू हीट दिस वाटर टू 80 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डिसॉल्व करने की, ये जो 100 ml है, ये 100 ml की डिसॉल्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी. तो अगर जो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 10 ग्राम्स ऑफ शुगर ही डिसॉल्व हो पा रहा था इसमें, तो एट 80 डिग्री सेल्सियस 12 ग्राम शुगर शायद डिसॉल्व हो पाएगा इसमें. करेक्ट? तो आप क्या करोगे? वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो, 12 ग्राम्स जो शुगर है इसमें डिसॉल्व कर दो, जो डिसॉल्व हो जाएगा, एंड उसके बाद आप इस सोल्यूशन का टेम्परेचर कम करके 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओ. आप टेम्परेचर कम करोगे तो शुगर तो उतना ही रहेगा ना, 12 ग्राम, बट हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 10 ग्राम से डिसॉल्व हो सकता है. तो जो भी एक्स्ट्रा है, दैट एक्स्ट्रा will get precipitated. It will get precipitated. So I hope you have understood what do you mean by saturated, unsaturated and supersaturated solution. Okay. आपके टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट जो डेफिनेशन दी है, आपको उस एग्जैक्ट डेफिनेशन को याद रखना है. You have to remember that exact definition. Okay. Now normally solutions में मैंने आपको बताया था 2 कंपोनेंट्स होता है. वन होता है solute एंड सेकेंड होता है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. हाँ, अब तक जो मैंने सारे एग्जांपल्स आप लोगों के साथ किए थे, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्वेंट जो था हमारा, सॉल्वेंट वाज वाटर. वाटर वाज आवर सॉल्वेंट, राइट? नाउ व्हेनेवर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड such that your solvent is water,
ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है aqueous solutions. This becomes your aqueous solution. Aqueous solution is basically a solution in which your solvent is water. Okay, fine. Similarly, when I say non-aqueous solution, if I say non-aqueous solution, so ये non-aqueous solution के अंदर water will not be the solvent. Any other liquid or solid or gas can be a solvent. जैसे benzene can be a solvent, acetone can be a solvent, ether can be a solvent. इसमें solvent will not be water. Solvent is not water. ठीक है. So दो टाइप के solutions होते हैं, aqueous and non-aqueous solutions. ओके फाइन. सारे जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब सॉल्वेंट्स विच हैव कार्बन इन इट, इनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सो एग्जांपल हो गया बेंजीन, देन यू हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड. सो व्हेनेवर a solute is dissolved in these compounds, ये जो solutions हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके non-aqueous solutions. Okay, your solvent should not be water, and whenever your solvent is water, it becomes your aqueous solution. So I hope आपको समझ में आ गया कि aqueous solution क्या होता है, non-aqueous solution क्या होता है. Okay. Now solutions जो होते हैं ना, solutions can be of different types. Okay. ये डिफरेंट टाइप्स आते कहां से है. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ सल्यूट, सल्यूट के तीन पॉसिबल स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सल्यूट कैन बी अ सॉलिड, सल्यूट कैन बी अ लिक्विड, सल्यूट कैन बी अ गैस. सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ सॉल्वेंट, अगेन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. सॉल्वेंट कैन बी अ सॉलिड, सॉल्वेंट कैन बी अ लिक्विड, सॉल्वेंट कैन बी अ गैस. So using these combinations, so let's look at various combinations. आपके solutions जो है, solutions कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो अलग अलग combinations हम लोग देखते हैं. Okay, so first one is solid solution. Okay. When I say solid solution, तो solid solution क्या होता है? One of the components will be solid, second component will also be a solid. So इस केस में आपका solute is also a solid, your solvent is also a solid. ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है. अब ऐसा एग्जांपल आपको कहां पे दिखाई देता है? आपको ये ऐसा एग्जांपल जो है अलॉयज में दिखाई देता है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई से ब्रास, ब्रास इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन. इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, कॉपर एंड जिंक. कॉपर इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी and zinc is present in small quantity. तो जो कॉपर होता है ये सॉल्वेंट का काम करता है, जिंक जो होता है ये सल्यूट का काम करता है. ओके, एंड यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर सॉलिड्स. सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सॉलिड्स, दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन. और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन. Now when I say copper plus tin, copper is also present in large quantity, so this becomes your solvent and tin will become a solute. So I hope you have understood this कि solid solution क्या होता है. solid solution के अंदर solute भी solid होता है, solvent भी solid होता है. See, हर एक solution, it is very important that you understand it is homogeneous. When I say homogeneous मतलब एक सिंगल फेज, आपको ना दो अलग फेजेस दिखाई नहीं देते. आप जब ब्रास को देखते हो, ब्रास हैंडल्स होते हैं, तो आपको कॉपर एंड जिंक अलग से दिखाई नहीं देते ना. आपको ब्रास एक ही ऐसा लगता है कि इट इज ओनली वन सिंगल मटेरियल. So that is why brass or bronze, these are solutions.
These are solid solutions, okay, where one solid will act like a solvent, second solid will act like a solute. Now second one is solid liquid solutions. Now यहाँ पे solid liquid solution में क्या होता है, solid is dissolved in liquid. So आपका जो solute होगा, your solute will be solid and solvent will be liquid. ठीक है. So solute is solid, solvent is liquid. Example would be when you dissolve sugar in water या salt in water, तो sugar solid होता है, but आपका ये जो solvent है, this is a liquid. So this becomes an example of a solid liquid solution. Okay. Third example, liquid solution. Now यहाँ पे आपका solute भी liquid है and your solvent is also liquid. अच्छा, आप जब नींबू पानी बनाते हो तो नींबू का जो रस होता है, ओके, लेमन जूस, वो आप जब स्क्वीज करते हो लेमन को तो कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं ना लेमन जूस के, ना वो लिक्विड होता है एंड जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. सो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. अनदर एग्जांपल इज विनेगर. ओके, let me write that. Example, vinegar. It is basically acetic acid, which is a liquid dissolved in water, which is also a liquid. Okay, so this is a solute and this is a solvent. You can also have an example of alcohol in water. Alcohol in water. So alcohol is a solute. It is normally a liquid. Ethyl alcohol जैसे आप ले लो तो ethyl alcohol is a liquid, and when you dissolve it in water, water is also a liquid. So it is liquid in liquid solution. So I hope ये आपको समझ में आया liquid in liquid solution क्या होता है. Okay. अब इसके बाद next जो है that is gas in liquid solution. Okay. So if I have to take an example, gas in liquid solution. So gas in liquid solution, the best example is soft drinks. Okay. Soft drinks में क्या होता है, जिसको हम लोग कार्बोनेटेड वाटर कहता है, कोक हो गया, थम्स अप, पेप्सी, तो इसमें CO2 is dissolved in water. अच्छा, फिशेस जो होती है, फिशेस पानी में क्यों सर्वाइव कर पाती है? द रीजन इज बिकॉज ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि फिशेस को भी तो ऑक्सीजन चाहिए. So, इन सारे केसेस में क्या होता है कि ये जो गैस है, गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड. सो योर solute is a gas, your solvent is a liquid. Okay. And the last combination that is possible is gas in gas solution. Now when I say gas in gas solution, ये gas in gas solution क्या होता है? Example is air. एयर के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज अ मिक्सचर. हम लोगों ने देखा था ना, कहा था एयर स्पेशली हमने डिस्कस किया है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. आप ये मान सकते हो इस होमोजीनियस मिक्सचर में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, तो नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है. ओके. एंड बाकी सारे गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये बहुत कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है. सो दे एक्ट लाइक अ सॉल्यूट. Correct? So I hope you have understood this. You can also understand it this way. Nitrogen, oxygen is present in small quantity, nitrogen is present in large quantity. So nitrogen will act like a solvent and other gases will act like solute. Fine?
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये जो अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं. ओके, नाउ so we have understood what are solutions, we have understood the properties of the solutions. Now we have to understand something called as concentration of the solution. Now concentration of solution क्या होता है? Concentration of solution tells you the amount of solute present in the given amount of solvent. Given amount of solvent. ठीक है? So when I say concentration of the solution, it means it tells you amount of solute present in the given amount of solvent. You have to remember this. Concentration जो होता है ना, concentration is basically, it is, how do I put it? Inherent property. Let me write it this way. ये जो concentration होता है, it is inherent property of the solution. Property of solution. So what do you mean by inherent property of the solution? It means whether you have entire solution या आप इसका एक छोटा सा, एक मान लो टीस्पून जितना एक छोटा सा सैंपल लो, मान लो आपने इतना सा ही सैंपल दिया, इसका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा. सो वेदर यू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटायर सोल्यूशन या फिर आप इसका एक छोटा सा पार्ट निकालो एंड आप इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वुड बी सेम. सो कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ स्मॉल सैंपल is same as the concentration of entire solution. ठीक है? So concentration for a small sample, it is same as the concentration of entire solution. ठीक है? So whether आप इसका एक छोटा सा पार्ट निकालो, आप पहले solution बना दो. हाँ, सोल्यूशन बनाने के बाद आप उसका छोटा सा पार्ट निकालो और आप उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो एंड आप ये पूरे बचे हुए सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, आपको आंसर सेम ही आएगा. ओके, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं. सी, घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं और आप नींबू पानी उनको बना के देते हो तो आप ऐसे ही नहीं दे देते ना, आप सबसे पहले टेस्ट करते हो. अब टेस्ट ऐसा तो है नहीं ना कि मान लो भाई ये ग्लास जो है, ये ग्लास भर के नींबू पानी आपको सर्व करना है गेस्ट को, तो ऐसा तो है नहीं ना ये पूरा का पूरा ग्लास आप पी जाते हो टेस्ट करने के लिए. फिर आप सर्व क्या करोगे? समझ में आ रहा है आपको? आप टेस्ट कैसे करते हो? आप इसमें से एक छोटा सा टीस्पून जितना नींबू पानी निकालते हो, आप टेस्ट करते हो एंड आप क्या कहते हो, अच्छा इसका टेस्ट अगर जो बराबर है तो ये भी करेक्ट ही होगा. आप यही कहते हो ना, इसका जो टेस्ट होगा वो सेम टेस्ट इसका भी होगा. करेक्ट? सो व्हेन यू टेस्ट इट, आप जब नींबू पानी को टेस्ट करते हो तो बेसिकली आप पता है क्या चेक कर रहे हो? आप ये चेक कर रहे हो ना कि उसमें शुगर तो सही है या नहीं है, नींबू तो सही है या नहीं है, नमक तो सही है या नहीं है. तो व्हाट यू आर बेसिकली चेकिंग इज कॉन्सेंट्रेशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, इसमें अब आपको डाउट नहीं है. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन सिमिलरली सेम चीज आप चाय के साथ करते हो. आप किसी को चाय सर्व करने से पहले आप बस क्या करते हो कि टेस्ट कर देते हो एंड आप यही कहते हो ना, जो टेस्ट जो आपको टेस्ट आ रही है, आप मान लो एक चम्मच चाय टेस्ट करते हो तो जो टेस्ट आ रही है वही टेस्ट पूरे चाय की होगी. करेक्ट ना? ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस होंगे एंड आपको इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर जो चेक करना तो आप हर बार टेस्ट नहीं कर सकते ना. कुछ 4-5 सोल्यूशंस के बाद शायद आप जिंदा ही ना रहो, राइट? सो आप हर एक सोल्यूशन को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टेस्ट इट. ओके, सो ड्यूरिंग सच केसेस व्हाट डू यू डू इज, हाउ डू यू चेक द कॉन्सेंट्रेशन? सो कॉन्सेंट्रेशन चेक करना या कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सी, मान लो दिस इज 100 ml वाटर एंड इस 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डिजोल्व है. तो आप एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिख सकते हो
10 grams of sugar in 100 ml of water. Now you can see that ये कितना inconvenient है ना. This is so inconvenient. हर बार इतना बड़ा दिखना concentration. तो एक सिंपल तरीका होना चाहिए ना concentration measure करने का. So there are some ways, कुछ तरीके होते हैं जिसको यूज करके हम लोग concentration measure कर सकते हैं. So what are those methods? So basically the first one is called as mass percent. And second one is called as volume percent. Okay. Now before we go on to mass percent and volume percent, please remember this. Every solution has two things. Solute plus solvent. Correct? So if you have to find out the mass of solution, weight of solution, this is nothing but weight of solute. मैं इसको W1 लिखूंगा and weight of solvent W2. So I will always write weight of solute as W1, weight of solvent as W2. ठीक है? I hope you have understood this. Okay. And वैसे ही वॉल्यूम के लिए भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं. See, most of the times whether it is practically true or not true, वो हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे. हम लोग यही याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ व्हेन आई से मास परसेंट, आपने इसको ऐसे लिखते हो कई बार, मतलब W बाय W, वेट बाय वेट. तो ये मास परसेंटेज जो होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन. इट इज नॉट सॉल्वेंट इन द डिनोमिनेटर, इट इज सोल्यूशन इनटू 100. परसेंटेज निकाल रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो मास ऑफ सोल्यूट इज W1, mass of solution is W1 plus W2 into 100. This is how you find out mass percentage. And similarly, आप volume percentage कैसे निकालोगे? How will you find out volume percentage? Volume percentage can be found out as volume of solvent divided by total volume of solution V1 plus V2 into 100. ठीक है. सो दीज आर द टू फॉर्मुलेस दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके. सो नॉर्मली तो ये कैसे लिखा जाएगा पता है? ऐसे. एग्जाम्पल वुड बी, आपको ये दिया जाएगा, देयर इज अ सोल्यूशन, इट इज 15% NaCl सोल्यूशन बाय मास. सो इसका मतलब आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है. सो व्हाट इट मीन्स इज कि जो भी आपका सोल्यूशन का मास है उसमें से 15% इज NaCl. सो इफ द मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, अगर जो सोल्यूशन का मास 100 ग्राम्स है तो उसका 100 ग्राम्स का 15% कितना होता है? 15% ऑफ 100 ग्राम्स इज 15 ग्राम्स. सो देयरफॉर mass of NaCl, that is your solute, will be equal to 15 grams. So when I say 15% NaCl solution by mass, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर जो solution का मास 100 ग्राम्स है तो solute का मास 15 ग्राम्स होगा. ओके. solution का मास अगर जो 1000 ग्राम्स है तो solute का मास 150 ग्राम्स होगा. I hope you have understood this. सिमिलरली अगर जो आपको ये दिया हुआ है कि लेट्स से यू हैव 20% बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल solution. So what it means is, it means that
if the volume of solution is 100 ml, then the volume of solute, क्योंकि ये वॉल्यूम परसेंटेज है ना, तो हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, आपका सल्यूट क्या है, इथाइल अल्कोहल, विल बी इक्वल टू 20% है तो 20 ml। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वॉल्यूम स्ट्रेंथ या मास परसेंटेज मीन्स। ओके, so 15% NaCl solution by mass means if you have 100 grams of solution, solute will be 15 grams। 20% volume दिया हुआ है तो it means if you have 100 ml of solution, not solvent, solution, then उसमें से solute का volume 80 ml होगा। So can you tell me how much will be the mass of water over here, which is your solvent? सो टोटल 100 है, उसमें से 15 सल्यूट है, तो जो भी बचा हुआ होगा वो सॉल्वेंट का होगा ना। सो इट विल बी 100 माइनस 15, 85 ग्राम्स। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml, उसमें से सल्यूट का वॉल्यूम 20 ml है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 minus 20, that is 80 ml। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ओके, नेक्स्ट वीडियो में विल प्रोसीड हेड, उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व फ्यू सम्स। ठीक है, ओके देन, चलो देन, बाय एवरीवन।